हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो होगा आपका आंग्ल मराठा संघर्ष। क्योंकि इससे पहले एपिसोड में हम आपको करा चुके थे आंग्ल मैसूर युद्ध कि चारों के चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी की पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं और एक कॉन्सेप्ट के तरीके से हमने आपको उसको बताया है। और जहां तक उम्मीद करता हूं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में भी आया है और उसको बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा भी है। और आगे भी उम्मीद करता हूं कि बच्चों के लिए काफी अच्छी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट को बना करके लेकर के आऊंगा। और उसी आधार पर आज हम जो पढ़ेंगे वो मराठा संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच क्या क्या संघर्ष हुआ, किस तरीके से संघर्ष हुआ, उस बारे में आज आप पढ़ेंगे। लेकिन हमने जो कल तो आपको पढ़ाया था वो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था और आपको चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको जो बताया था, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो इस आधार पर हुआ था क्योंकि जो आपकी मंगलोर की संधि हुई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो दूसरी मंगलोर की संधि वो टीपू सुल्तान को रास नहीं आई, ना ही टीपू सुल्तान को वह संधि पसंद आई और उसके खिलाफ रहा टीपू सुल्तान। तो इसी कारण से अब टीपू सुल्तान क्या करता है, अब टीपू सुल्तान अपनी मदद करने के लिए, यानी अपनी मदद के लिए बाहर के जो विदेशी देश हैं, विदेशियों से मदद मांगने के लिए जाता है। वह कुस्तुनतुनिया से, फ्रांसीसियों से वहां पर अपने राजदूतों को भेजता है कि हमारी मदद करो अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे मदद मांगता है और इस बात का पता चल जाता है अंग्रेजों को। अब अंग्रेज इसी आधार पर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त तरीके से फ्रांसीसियों से समझौता कर लिया है और हमें बिना बताए ही सारी नीतियां बना चुका है। तो इसी को आधार बना करके अंग्रेज तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध करने लगते हैं। अब होता क्या है, अब जो आपका टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान 1789 में ही त्रावणकोर पर आक्रमण कर देगा। अब त्रावणकोर पर जब उसने आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों को वहां पर बुरी तरह से हराया जाता है। जब अंग्रेज बुरी तरीके से वहां पर हार जाएंगे तो अंग्रेजों को एक एहसास होता है कि यार हमारे साथ तो ये बहुत ज्यादती हुई है, बहुत बुरा हुआ है, तो उनको अपमान महसूस होता है। तो इसी कारण से वहां पर कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। अब कॉर्नवालिस स्वयं सेना का नेतृत्व करता है और सेना के नेतृत्व करने के साथ ही 1790 में जो आपके श्रीरंगपट्टनम है और कुछ क्षेत्र हैं जैसे वेल्लोर हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सभी पर आक्रमण करता है और इनको जीत लेता है। और श्रीरंगपट्टनम पर पहले तो वो आक्रमण करेगा, पूरी तरीके से तो जीतेगा नहीं, लेकिन उस पर आक्रमण कर देता है कॉर्नवालिस। लेकिन दोबारा से वो फिर उस पर आक्रमण करेगा, वो निजाम को साथ लेकर के आएगा और मराठाओं को साथ। तो मराठाओं और निजाम का सहयोग पा करके कॉर्नवालिस दोबारा से क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करेगा और उसे अपने अधिकार में कर लेता है। तो यहां तक उसने कर लिया। अब उसके बाद क्या होती है, जब वो पूरी तरीके से श्रीरंगपट्टनम को अपने कब्जे में ले लेता है, उसके चारों तरफ से उसको घेर लेता है श्रीरंगपट्टनम को। अब उसी के बाद आपकी संधि हो जाती है जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। वह अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हो जाती है और वह संधि आपकी 1792 में मानी जाती है। यानी कि 1792 में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। अब इसमें कुछ बातें ये कह दी गई कि अब जो टीपू सुल्तान है अपने जो आधे क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को सौंप देगा। तो आधे क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़ेंगे टीपू सुल्तान को अपने, और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजों को सौंपने पड़े और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो मराठाओं को देने पड़े और कुछ क्षेत्र आपके निजाम को देने पड़े थे। अब ये पूछ लेता है कि इसने मराठाओं को कौन कौन से क्षेत्र दिए, निजाम को कौन कौन से क्षेत्र दिए थे। तो मराठाओं को इसने कौन सा क्षेत्र दिया था, तुंगभद्रा जो नदी है उससे ऊपर के जो क्षेत्र दिए गए थे वो मराठाओं को दिए गए थे, और कृष्णा नदी और वेल्लार जो पेन्नार नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो निजाम को दिए गए थे। तो इस तरह से सारे क्षेत्र उनको दे दिए गए थे। अब क्या होता है, अब ये कहा गया कि जब तक टीपू सुल्तान
पूरे 3 करोड़ रुपए हर्जाने वाले नहीं दे देता या नहीं चुका देता या अंग्रेजों को नहीं सौंप देता, तब तक वे उसके 2 पुत्रों को अपने साथ बंदी बना करके ले जाते हैं। जब पैसा दे देगा तब इनको ले जाना, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर अब ये करते हैं कि उसके बाद जब ये सारी शर्तें रखी जाती हैं, अब टीपू सुल्तान अपने घर और अंग्रेज अपने आप चले जाते हैं अपने सामान के साथ, अपने आप को लेकर के। ठीक है, अपने जितने भी सैनिक है उनके साथ वो चल दिए जाएंगे। अब होता क्या है, अब धीरे धीरे यही आपकी जो पृष्ठभूमि बनेगी, अब वही चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बनती है। अब इसी बीच क्या करता है, 1792 के बाद टीपू सुल्तान दूसरे देशों से मदद मांगने के लिए चल देता है और उसकी वार्ता नेपोलियन के साथ हो जाती है। नेपोलियन से वह पत्र वार्ता करता है, पत्र के द्वारा मैसेज भिजवाता है, संदेश भिजवाता है फ्रांस में, और वो मैसेज उस तक पहुंच जाते हैं। अब उसी बीच पता चल जाता है कि नेपोलियन ये वादा करता है इससे पत्र के द्वारा कि जैसे ही हमारे यहाँ फ्रांस की क्रांति हमारी समाप्त हो जाएगी तो मैं टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए अवश्य आऊंगा। तो इस बात का पता अंग्रेजों को चल जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, अब अंग्रेजों को पता जब चल गया कि नेपोलियन टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए आने वाला है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1799 में समाप्त होने वाली है, समाप्त हो रही है, इसका आभास उनको हो गया, तो इसीलिए अब वे क्या कर देते हैं, इस पर टीपू सुल्तान पर उससे आने से पहले ही आक्रमण कर देते हैं। और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले में ही इस पर आक्रमण कर दिया जाता है और वहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के साथ ही वहां पर इसके पुत्रों को गद्दी पर बैठा करके सारा का सारा अधिकार किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। तो इस वजह से नेपोलियन भी भारत में नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये आंग्ल मैसूर युद्ध की पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं, पूरी तरीके से हम आपको समझा चुके हैं। अब आपको पढ़ना है आंग्ल मराठा युद्ध की, आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो आंग्ल मराठा युद्ध आप जब समझेंगे तो इनकी अंग्रेजों के बीच आंग्ल मराठा संघर्ष कहा गया था इनको। ये कैसे बना आंग्ल मराठा संघर्ष, तो इनकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, आपसे ये पूछेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब ये इसमें 18वीं सदी, एक तो 18वीं सदी की बात मानी जाती है कि 18वीं सदी और 19वीं सदी के बीच, 18वीं सदी और 19वीं सदी के बीच में लगभग 45 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष चलता है। ये बातें मानी जाएगी, लगभग इतना संघर्ष इनके बीच चलेगा। लेकिन जब अंतिम रूप से निष्कर्ष निकलता है तो अंग्रेज ही इस संघर्ष में विजयी हो जाते हैं। तो अंग्रेजों की ही विजय इसमें मानी जाती है। यानी कि 2 सदी थी, अब दोनों सदी में अंग्रेज, यानी कि दोनों सदी के बीच का जो समय था इसमें लगभग 45 वर्षों तक यह संघर्ष चलेगा और अंतिम रूप से अंग्रेज ही इसमें जीत पाएंगे। अब होता क्या है कि जब लगभग बात है आपकी 1761 से, क्योंकि जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था तो तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा अंग्रेजों से बुरी तरीके से हार चुके थे। मराठा अंग्रेजों से तीसरे पानीपत के युद्ध में बुरी तरीके से जब हार चुके थे तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। जब ठेस पहुंची तो इसके बाद 1761 में, यानी कि 1761 से लेकर के 1772 तक माधवराव पेशवा बनता है, मराठाओं का पेशवा माधवराव बनता है। तो ये कब तक बनेगा, 1761 से लेकर के 1772 तक माधवराव बनता है और यह कोशिश करता है कि जो भी मराठाओं ने अपना आत्मसम्मान खोया था उसे वापस से बहाल कर दिया जाए। तो उसे बहाल करने का प्रयास पूरी तरीके से माधवराव करता है। लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। जब 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाएगी तो सारे के सारे प्रयास पर पानी फिर जाता है। तो सारा इसका जो प्रयास था वो बेकार हो जाता है। अब इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद नया पेशवा बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो नया पेशवा बनाया गया तो वो पेशवा था इसी का छोटा भाई। तो इसका जो छोटा भाई था वो पेशवा बनाया गया। तो इसका छोटा भाई था कौन, उसका नाम था नारायण राव को बनाया जाता है।
तो अगला पेशवा नारायण राव को बनाया जाएगा, जो इसका छोटा भाई होता है। अब जब इसका छोटा भाई है तो 1772 में जब इसको पेशवा बना दिया गया तो इनका एक चाचा था, ठीक है, रघुनाथ राव। अब इनका चाचा था रघुनाथ राव। अब चाचा रघुनाथ राव क्या करता है, अब चाचा रघुनाथ राव इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, इस बात से बहुत दुखी हो जाएगा कि मैं तो इनसे बड़ा हूं लेकिन मुझे पेशवा नहीं बनाया गया और इनको पेशवा बनाया गया। अब उसकी इच्छा थी पेशवा बनने की, लेकिन वो इस काबिल नहीं था, वो इस तरह का ईमानदार व्यक्ति नहीं था, तो इसी वजह से उसको पेशवा नहीं बनाया गया। लेकिन जब वो एक कपटी था, भ्रष्टाचारी था, तो कुछ ना कुछ तो प्रपंच रचेगा ही। तो अब उसको जब पेशवा नहीं बनाया गया और नारायण राव को, इसके भतीजे को पेशवा बना दिया गया, तो अब होता क्या है, ये क्या करेगा, 1773 की बात है कि 1773 में नारायण राव को इसकी मृत्यु करवा देता है। तो 1773 में नारायण राव की मृत्यु करवा देगा। जब इसकी मृत्यु करवा देगा तो पेशवा का पद खाली हो जाएगा। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका एक पुत्र था नारायण राव का। अब नारायण राव का जो पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, इसका पुत्र था नारायण राव का। अब इसी के पुत्र को इसके बाद अगला पेशवा बना दिया जाता है। जब अगला पेशवा पुत्र इसके माधव नारायण राव को बना दिया जाएगा तो अब रघुनाथ राव और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा और ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इसी कारण इसके पास कोई चारा नहीं रहता, तो अब ये क्या कर लेता है, अब ये सूरत की संधि कर लेता है। अब ये सूरत की संधि किसके साथ करेगा, आपसे ये पूछ लेता है। अब रघुनाथ राव, सूरत की संधि 1775 में होती है, 1775 को सूरत की संधि होती है। अब जब सूरत की संधि होगी 1775 को, तो रघुनाथ राव सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ कर लेता है। तो ये वाली जो संधि होती है वो अंग्रेजों व रघुनाथ राव के बीच होती है, रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच ये वाली संधि होगी 1775 में होगी। अब इस संधि के तहत ये शर्तें रखी जाती है कि अंग्रेज रघुनाथ राव को अगला पेशवा बनाएंगे और इसके बदले रघुनाथ राव इनको क्या क्या देगा, रघुनाथ राव इनको सालसेट वाला क्षेत्र देगा, सालसेट, बसीन, थाने, सालसेट, बसीन और थाने, ये तीनों क्षेत्र भी इनको दे देगा। और इसके अलावा भड़ोच वाला क्षेत्र, यानी कि जो भड़ोच वाला जो क्षेत्र है, भड़ोच भी किनको सौंप देगा, ये वाले क्षेत्र भी अंग्रेजों को सौंप देगा। तो इस तरह की जो ये बातें करी गई, ये शर्तें रखी गई थी सूरत की संधि में। और जो सूरत की संधि होती है वो दो अंग्रेजी सरकार होती है, एक तो बंबई की अंग्रेजी सरकार और एक कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार। तो ये वाली जो संधि होती है ये बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच होती है। तो ये वाली जो सरकार कौन सी थी, बंबई की, तो बंबई की सरकार के बीच, तो बंबई की सरकार और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि 1775 में होती है, जिसमें यह वायदा किया जाता है कि अंग्रेज अगला जो पेशवा है रघुनाथ राव को बनाएंगे और इसके बदले रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, बशीन, थाने व भड़ोच वाले जो क्षेत्र है ये उनको सौंप देगा। तो इस तरह का ये संधि हो जाती है। लेकिन इस संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जाता है। अब कलकत्ता की जो अंग्रेजी सरकार है इसका विरोध करती है, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार क्या करती है, इसका विरोध करेगी। अब इसका विरोध करती कौन है, यानी कि कलकत्ता अंग्रेजी सरकार सूरत की संधि का विरोध करती है कि इस तरीके से कुछ भी ना किया जाए। तो और जब ये संधि हो जाती है तो यही संधि आपके पहले आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन जाती है। तो इसी संधि के द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो किस कारण से हुआ, तो उसका मुख्य कारण सूरत की संधि मानी जाती है, क्योंकि इस संधि के तहत जब इनको क्षेत्र दे दिए जाएंगे
तो वहां पर मराठा लोग इसका विरोध करने लगेंगे। जब इसका विरोध मराठा लोग करेंगे, लेकिन अंग्रेज को क्षेत्र मिल गया तो वो वहां पर जाएंगे, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से इनका विरोध करेंगे और इनके बीच में युद्ध होगा। ठीक है, तो अब देखो होता है इसके बाद, जब सूरत की संधि के बाद आपका अब होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा आपसे पूछेगा, इसको ध्यान से समझना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक होगा आपसे ये पूछा जाएगा। तो जो ये वाला युद्ध होता है 1775 से लेकर के 1782 तक चलता है। अब ये युद्ध होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। अब इसको ध्यान से सुनेंगे, इसमें हुआ क्या था। जब सूरत की संधि के तहत सालसेट वाले क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं, अब सालसेट बसीन, अब इन क्षेत्रों पर जब उनको सौंप दिए तो उनका अधिकार हो गया। अब अंग्रेज अपनी सेना लेकर के, अपना सब कुछ लेकर के कहां जाएंगे, सालसेट पर आने की कोशिश करेंगे। अब अंग्रेजों के द्वारा किसको भेजा जाता है, एक कर्नल यानी सेनापति कर्नल कीटिंग को यहां पर भेजा जाता है कि जाओ जाकर के किसकी ओर चले, सालसेट की ओर चले। अब सालसेट में अपनी सेना लेकर के पूरी तरह से वो आने लगेगा, और जैसे ही ये वहां पर प्रवेश करेगा तो कौन इसका विरोध करेंगे, तो इसका विरोध मराठाओं के द्वारा कर दिया जाता है। कर्नल कीटिंग को रास्ते में ही रोका जाता है और वहीं पर इसको वापस जाने के लिए मराठाओं के द्वारा आदेश दे दिया जाता है। जब उसको मराठा इसको वापस जाने के लिए कहेंगे तो एक मैदान पड़ता है वहीं पर ही, लगभग 18 मई। अब 18 मई 1775 में 18 मई 1775 को एक आरस का मैदान पड़ता है रास्ते में, आरस का मैदान। तो आरस के मैदान में इन मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अब अंग्रेजों और मराठाओं के युद्ध में पूरी तरीके से भयंकर युद्ध होगा, लेकिन इस युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज ही जीत पाते हैं। लेकिन अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो पूना वाला क्षेत्र है, पूना वाला क्षेत्र वो मराठाओं पर रह जाता है। तो पूना वाले क्षेत्र पर मराठाओं पर रह जाता है। जो पूना वाला क्षेत्र है वो मराठा उस पर अपना कब्जा रखते हैं, उस पर अपना शासन रखते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जीत ले जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद अब होती है पुरंदर की संधि। अब इस युद्ध के बाद कौन सी होगी, पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि के बारे में आपसे पूछा जाए कि पुरंदर की संधि कब होती है, 1775 में होती है। अब 1775 में पुरंदर की संधि होगी। पुरंदर की संधि किस किस के बीच होती है, अब पुरंदर की संधि होती है, ये होगी कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच में, पूना दरबार मराठाओं के बीच में। तो किस किस के बीच में होगी ये संधि, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार। जब कलकत्ता अंग्रेजी सरकार और किसके बीच में, पूना दरबार के बीच में, पूना दरबार। अब इनके बीच में ये संधि होती है आपकी कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच में, क्योंकि जो आपकी सूरत की संधि की थी तो वो संधि की थी बंबई की सरकार ने, जिसका विरोध किसने किया था, इस सरकार ने किया था। अब ये ऐसा ही करेगी कि उस जो संधि है सूरत की संधि का उल्लंघन करते हुए उसके विपरीत ही सारी बातों को यहाँ पर रखती है। तो इस संधि में क्या क्या कहा जाता है, तो पुरंदर की संधि में कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये कहा जाएगा कि कंपनी सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र तो अपने कब्जे में रखेगी, लेकिन रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का जो वायदा था उसका समर्थन नहीं करेगी। तो यानी कि अब उसको रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके पास, कंपनी के पास सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र बरकरार रहेंगे। तो ये कह दिया। अब इस संधि के तहत ही क्या होता है, जब इतनी बातें कह दी गई, यानी कि सूरत की संधि का उल्लंघन कर दिया गया। अब जब सूरत की संधि का उल्लंघन हो गया तो अब जो आपकी बंबई सरकार है वो इसका नहीं मानेगी। जब इसको नहीं मानती है, इसका विरोध करेगी पुरंदर की संधि का, तो पुरंदर की संधि का बंबई की अंग्रेजी सरकार विरोध करती है कि हम इसको नहीं मानते हैं। अब जब वे नहीं मानते हैं तो इसी के कारण अब क्या करेंगे वे,
पुरंदर की संधि भाई 76 में होती है, 76, सॉरी इसमें ध्यान रखना, ये पुरंदर की संधि 1776 में होगी। तो 1776 की ये संधि है। अब इसी के बाद होता क्या है कि आपका जो अंग्रेजी बंबई अंग्रेजी सरकार है वो दोबारा से क्या कर लेगी, वो दोबारा से इन पर आक्रमण कर देती है मराठाओं पर। और किस किस क्षेत्र पर करेगी, जो आपका पश्चिमी घाट का एक है तालगांव, तो पश्चिमी घाट के तालगांव पर आक्रमण कर देती है बंबई की अंग्रेजी सरकार। जब वहां पर आक्रमण कर देगी, लगभग करती क्या है 1779 में, तो 1779 में जो यहाँ की सरकार है बंबई सरकार, अब वो क्या कर देती है, वो आक्रमण करेगी तालगांव के क्षेत्र पर। यानी कि जब वहां पर करेगी तो मराठाओं के और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच में ये युद्ध होगा, और इस युद्ध में बंबई की अंग्रेजी सरकार पराजित हो जाती है, घुटने टेक देती है। जब वहां पर घुटने टेक देगी तो अब उसके बाद बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। अब जब यहां पर क्या होता है, जब बंबई सरकार हार जाएगी तो इसके बाद बड़गांव की संधि होती है, बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की जो संधि है आपकी वो 1779 में ही हो जाती है। तो बड़गांव की संधि 1779 में कर ली जाती है। और किस किस के बीच होती है, तो बड़गांव की संधि आपको याद रखना है, ये संधि होती है बंबई की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार, पूना दरबार यानी कि मराठाओं के बीच। तो बंबई वाली अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच में आपकी बड़गांव की संधि 1779 में हो जाती है। अब जब ये संधि होगी तो इस संधि के तहत क्या क्या वादे किए जाते हैं। अब इस संधि के तहत ये वादे किए जाएंगे कि जो भी 1773 से लेकर के अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी मराठाओं के क्षेत्रों को जीता गया था, उन क्षेत्रों को वापस दिया जाएगा। अब सारे जितने भी विजित क्षेत्र थे अंग्रेजों के द्वारा मराठाओं के जीते, उन्हें सबको इस संधि के तहत वापस दे दिया जाएगा। और जब वापस दे दिया जाएगा तो इस बात से जो वहां के नए गवर्नर जनरल थे आपके, वो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे उस समय, उनको इस बात से बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है कि हमने जो क्षेत्र इनके जीते हैं उन क्षेत्रों को हमें वापस देना पड़ रहा है। तो इस वजह से उनको एक कमजोरी महसूस हुई, ऐसा लगा कि यार अब तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इस तरीके से अगर ऐसे ही हम वापस करते रहे तो इस तरीके से क्या होगा। तो इसी कारण उसने वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया कि मैं इस संधि को नहीं मानूंगा। तो इस संधि को मानने से जब उसने इनकार कर दिया तो अब क्या होती है, इसी बीच अब क्या होगी, जैसे ही आपकी ये संधि होती है और इसे मानने से इनकार कर देगा तो इसी कारण अब आपकी सालबाई की संधि होती है। अब सालबाई की संधि मानी जाती है आपकी सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि आपसे पूछ लेता है वो कब हुई थी, तो सालबाई की संधि जो होती है वो 1782 में होती है। तो 1782 में सालबाई की संधि होगी और सालबाई की संधि में ये कहा जाएगा, और ये करवाता कौन है, ये महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में होती है। तो महादजी सिंधिया, तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में आपकी सालबाई की संधि होती है। अब इसमें जब संधि होगी तो इसमें ये कहा जाएगा कि जो सालसेट और एलिफेंटा वाले जो क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे, और इसके साथ जो मराठा पेशवा है तो मराठा पेशवा को पेंशन देना भी स्वीकार कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे, अंग्रेज मराठा पेशवा को पेंशन देंगे और ये वाले क्षेत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, आपके सालसेट और एलिफेंटा, तो ये क्षेत्र किनके पास रहेंगे, ये अंग्रेजों के, और उसको पेंशन देना स्वीकार कर दिया गया। और अब इसके बाद मराठाओं का मैकियावली, जिसे फडणवीस के नाम से जाना जाता है। अब मराठाओं का एक था मैकियावली के नाम से कहते हैं इसको फडणवीस। अब फडणवीस, ठीक है, अब इन्होंने भी क्या किया कि इसी के साथ जो फडणवीस थे, इसे मराठाओं का मैकियावली कहा गया, इन्होंने भी पूरी तरीके से उनके साथ युद्ध करने की कोशिश करी थी। और अब होता क्या है कि जो महादजी सिंधिया है और फडणवीस, अब इन दोनों के बीच में प्रभावशीलता को लेकर के कि मेरा प्रभाव ज्यादा हो, मेरा प्रभाव ज्यादा हो, एक दूसरे के प्रति अब दोनों में द्वंद्व हो जाता है फडणवीस और महादजी सिंधिया के बीच। अब जब दोनों में युद्ध हो जाएगा, दोनों में युद्ध
बढ़ने लगेगा। अब इसी कारण होगा क्या, तो अब ये होता है कि 1800 में, लगभग 1800 एडी में जो महादजी 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बाजीराव द्वितीय बचता है। अब बाजीराव द्वितीय के पास पूरी तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि उसको रोक टोक ही फडणवीस किया करता था, लेकिन अब पूरी तरह से आजाद है, वो अपनी स्वेच्छा से शासन कर सकता है। अब ये होगा कि आपका ये 1795 से लेकर 1818 तक रहता है बाजीराव द्वितीय। अब ये क्या करता है, सिंधिया और होलकरों के बीच में आपस में लड़ाई करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, जिससे कि इसकी सर्वोच्चता बनी रहे। तो बाजीराव द्वितीय दोनों के बीच में लड़ाई कराएगा, झगड़ा कराएगा, और जिससे क्या करेंगे, तो इसकी सर्वोच्चता बनी रहेगी, वो आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर सिंधिया और होलकर भी यही चाहते थे कि वह उनके नीचे रहे, यानी कि उनकी सर्वोच्चता बनी रहे। तो वे अपने आप को सर्वोच्च बनाना चाहते थे, और ये बाजीराव द्वितीय अपने आप को सर्वोच्च बनाना चाह रहा था। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अपना सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अब होता क्या है कि 1801 में, अब 1801 में पेशवा के द्वारा 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करवा दी जाती है। जसवंत राव होलकर के भाई की जब हत्या करवा दी जाएगी, तो अब होलकर को क्रोध आ जाएगा, और होलकर क्या करेंगे, अब होलकर माधीय सिंधिया, यानी कि जो सिंधिया थे और पेशवा, इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरीके से पराजित करेंगे। जब इन्हें पूरी तरीके से पराजित कर देंगे होलकर, तो इनमें से पेशवा बच करके भाग जाएगा, और बच करके कहाँ चला जाता है, हदपसर नामक, यानी कि हदपसर का एक युद्ध होता है इनके बीच में, हदपसर नामक स्थान पर। तो उस युद्ध में पेशवा भी हारने लगता है, तो वो हार करके बच करके चला जाता है, और बसीन में जाकर के शरण ले लेता है। बसीन में जाकर के जब शरण ले लेगा, तो वहां पर ही 1802 में बसीन की संधि होती है। अब 1802 में क्या होगी, बसीन की संधि। अब 1802 में बसीन की संधि होती है। अब 1802 में जब बसीन की संधि होगी, तो उसके तहत क्या क्या वादे किए जाएंगे। अब ये है संधि जो होती है, वो अंग्रेजों के और पेशवाओं के बीच में होती है, क्योंकि वो किससे बचने की कोशिश करता है, होलकरों से बचने की कोशिश करेगा। तो हाथ किसके साथ मिला लेता है पेशवा, अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों को कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए मुझे। और बसीन की संधि के तहत अब पुणे में अंग्रेजी सेना को रखना भी स्वीकार कर लिया गया। अब पुणे में क्या कर देंगे, अब अंग्रेजी सेना वहां पर रखी जाएगी, वहां पर उनको रखना स्वीकार कर लिया गया। और गुजरात और तुंगभद्रा नदी के पास के जो दोआब के क्षेत्र थे, वो भी किसको सौंप दिए गए, अंग्रेजों को सौंप दिए गए। अब जब ये वाले क्षेत्र भी अंग्रेजों को सौंप दिए गए, और जो सूरत नगर है वो भी पूरी तरीके से अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। तो इस तरीके से जब ये सारे के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए, तो इससे अब मराठाओं के जो अपसम्मान है उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो मराठाओं के सम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी, और इसी कारण से अब होता क्या है कि इसी कारण से अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध तैयार हो जाएगा। तो यही कारण है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी संधि के तहत होता है। तो बसीन की संधि ही दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है, उसका आधार बनती है, उसका बेस बनती है। तो इसी के द्वारा उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से उसकी पृष्ठभूमि बनी थी। आपने क्रम वाइज इसको पूरी तरीके से पढ़ा है, तो इसको समझना है। इसको जो भी किसी को अपना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरी तरीके से नोट्स बना सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो मैंने आपके लिए शुरू कर दिया है कि जिससे अब आप इसको लिखित रूप में इसको एक आप इसको पूरी तरीके से पढ़ते रहें, ध्यान से समझते रहें, और आगे इसके लिए आपको अच्छी से अच्छी जो है आपके क्लासेस में लेकर के आता रहूंगा, और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझाते रहेंगे। आपको कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर ही सारी की सारी पूरा आधुनिक भारत आप यहीं पर ही तैयार कर सकते हो, पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और